हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोर एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नया चैप्टर दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ओके, फिर देखो इस चैप्टर को आप लोग क्लास 12th में भी पढ़ोगे, लेकिन फिजिक्स में। ठीक है, मीन्स जब आप लोग क्लास 12th में मॉडर्न फिजिक्स पढ़ोगे तो उसके अंदर ये चैप्टर आएगा। ठीक है, चलिए अब देखो इस चैप्टर को 100% डीपली समझने के लिए आप लोगों को क्लास 11 और क्लास 12 दोनों की फिजिक्स और मैथमेटिक्स आनी चाहिए। ठीक है, तो जब तक आप लोग ने क्लास 11 की फिजिक्स और क्लास 12 की फिजिक्स नहीं पढ़ी है तब तक आप लोग को ये चैप्टर पूरी तरीके से समझ में नहीं आएगा। ओके, लेकिन इस चीज से आप लोगों को घबराना नहीं है, क्योंकि हम इस चैप्टर को इस तरीके से पढ़ेंगे कि हमसे इस चैप्टर के क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा और चीजों को याद रखना पड़ेगा। ओके, ताकि हमसे इस चैप्टर के क्वेश्चंस बन जाए। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इस चैप्टर में हमें कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, है ना, और कौन से टॉपिक्स हैं जिनसे ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्जाम में। ओके, तो देखो हमारे सामने सबसे पहले वो टॉपिक्स आएंगे जो टॉपिक्स आप लोगों ने लोअर क्लास में मींस क्लास 9th में पढ़े होंगे, है ना। तो देखो वो कौन से टॉपिक्स हैं। तो पहला टॉपिक है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, है ना। फिर अगला टॉपिक होगा सब एटॉमिक पार्टिकल्स। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। फिर उसके बाद रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। उसके बाद के टॉपिक्स आप लोगों के लिए कंप्लीटली नए टॉपिक्स होंगे, मींस ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ रखा है। ठीक है, और मैंने शायद सुना था पिछले साल कि ये रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल और थॉमसन एटॉमिक मॉडल क्लास 11 की सिलेबस से हटा दिया गया है। ठीक है, बट हम इसको फिर भी पढ़ेंगे, है ना। चलिए, तो ये हुए आप लोगों के लोअर क्लास के टॉपिक्स। ठीक है, फिर जब आप लोग ये नए टॉपिक्स पढ़ोगे तो उसमें आप लोगों की दुनिया घूम जाएगी, मीन्स आप लोगों के सामने पूरे के पूरे नए कॉन्सेप्ट्स होंगे। ठीक है, तो उनको समझने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा और चीजों को याद रखना पड़ेगा अगर कोई चीजें समझ में नहीं आ रही है तो, है ना। तो देखो, तो फिर हमारा अगला टॉपिक होगा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फिर उसके बाद बोर्स एटॉमिक मॉडल, जो थोड़ा बहुत आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था, है ना। उसके बाद हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। फिर उसके बाद डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव और डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव। इसको डी ब्रॉगली ना पढ़ के क्या पढ़ते हैं, डी ब्रॉय पढ़ते हैं, है ना, साइंटिस्ट का नाम था ये, है ना। चलिए, फिर अगला है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। उसके बाद फिर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में नई दुनिया में आएंगे, मीन्स पूरी दुनिया चेंज हो जाएगी। ठीक है, मीन्स आप लोगों को होश आवाज नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। आई बात करो। चलिए, तो देखो मॉडर्न एटॉमिक मॉडल और वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नाम पढ़ रहा हूँ तो वैसे ही आप लोगों को थोड़ा सा वियर्ड लग रहा होगा, अजीब सा लग रहा होगा, कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, है ना। तो अभी से बिल्कुल नहीं घबराना है, इन सब चीजों को धीरे धीरे करके समझना है ना, क्योंकि ये चैप्टर आसानी से समझ में नहीं आता है। ओके, फिर अगला होगा कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, जिसके बारे में आप लोगों ने क्लास 10 क्लास 9th में थोड़ा बहुत तो सुना होगा। ठीक है, भले ही समझा ना होगा लेकिन सुना तो होगा। ओके, फिर अगला क्वांटम नंबर। उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आप लोगों ने क्लास 9th में भी की है और क्लास 10th में भी की है, लेकिन वो लोअर लेवल की थी। हम यहाँ पर नए सिरे से नए तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे। ठीक है, चलिए अब देखो, अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि इनमें से कौन से टॉपिक्स हैं जो कि कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से कुछ न्यूमेरिकल टॉपिक्स होते हैं। मींस देखो ये स्टार्टिंग में 4 टॉपिक्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये चारों टॉपिक तो क्या है, थ्योरेटिकल है, मींस थ्योरीज है ना। फिर उसके बाद प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में एक थ्योरी है, उसके बेस पर एक न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, तो इसमें भी न्यूमेरिकल बनते हैं, है ना। फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्टिंग में थ्योरी है, उसके बाद फिर वो न्यूमेरिकल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये टॉपिक भी बोल सकते हैं न्यूमेरिकल है और ये टॉपिक भी बोल सकते हैं न्यूमेरिकल है।
है ना। और इन दोनों टॉपिक से भी क्वेश्चन आने के चांसेस अच्छे खासे होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखो बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो बोर्स एटॉमिक मॉडल आपने क्लास 9th में थ्योरेटिकल लेवल में पढ़ा था, थ्योरी पढ़ी थी, ठीक। लेकिन क्लास 11th में बोर्स एटॉमिक मॉडल में आप लोगों को बहुत हाई फाई लेवल के न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, ठीक है। तो शुरुआत में आप लोगों को हाई फाई लगेंगे, उसके बाद आप लोगों को इजी लगने लग जाएगा, है ना। तो ये टॉपिक है बोर्स एटॉमिक मॉडल। उस टॉपिक की न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। फिर अगला है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी आप लोगों के लिए कंप्लीटली नया कॉन्सेप्ट होगा, है ना। और ये टॉपिक भी क्या है, न्यूमेरिकल टॉपिक है। मींस स्टार्टिंग में थ्योरी होगी, उसके बाद फिर उसमें न्यूमेरिकल्स आएंगे, ठीक है। फिर अगला टॉपिक डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव। तो ये टॉपिक भी न्यूमेरिकल है ना। फिर हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये टॉपिक भी न्यूमेरिकल, ओके। फिर आगे आने वाले सारे के सारे टॉपिक्स थ्योरेटिकल टॉपिक मींस थ्योरीज, उसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है ना। फिर मैं आप लोगों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस बता रहा था, ठीक है। तो देखो बोर्स एटॉमिक मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते ही क्वेश्चन। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इससे क्वेश्चन आने के चांसेस 90% होते हैं, है ना। फिर डी ब्रॉगली वेवलेंथ एक ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आते भी हैं और नहीं भी आते, मींस 50-50% चांसेस है। लेकिन ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। फिर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो इस टॉपिक से पहले क्वेश्चंस आते थे, अब थोड़े से कम हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं आ सकते, है ना। लेकिन रिलेटिवली कम इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन टॉपिक्स के कंपैरिजन से, है ना। मींस हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, ठीक है, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहे हैं, है ना। चलिए फिर देखो ये थ्योरेटिकल पोर्शन। तो इस थ्योरेटिकल पोर्शन से क्वेश्चंस आने के चांसेस इस पोर्शन से क्वेश्चन आने के चांसेस की कंपैरिजन में कम है। मींस यहां से आने वाले क्वेश्चंस की क्वांटिटी या फिर चांसेस यहां से आने वाले क्वेश्चंस के चांसेस की कंपैरिजन में कम होते हैं, है ना। तो सबसे फेवरेट टॉपिक कौन सा हुआ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? तो एक बोर्स एटॉमिक मॉडल और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है। चलिए तो इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, है ना। चलिए अब डिस्कस करते हैं हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है। ओके, तो देखो वैसे तो आप लोगों ने लोअर क्लास में डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ी होगी, है ना। मींस आप लोगों को हल्का फुल्का याद होगा, ठीक है। तो एक बार रिवाइज कर लेते ताकि आप लोगों को पूरा याद आ जाए, है ना। तो देखो वैसे तो एटम के बारे में बहुत पुराने जमाने से ही बातें चल रही थी, ठीक है, लेकिन कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं दे रहा था, मींस कोई एक्सपेरिमेंट की बातें नहीं कर रहा था, ठीक है। तो सबसे पहली एक्सपेरिमेंटल एविडेंस पे बेस्ड किसने बातें की? डाल्टन ने की, ठीक है। मींस डाल्टन ने कुछ एक्सपेरिमेंट कुछ लॉस के बेसिस पर अपनी थ्योरी प्रपोज की, तो वो क्या कहलाती है? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कहलाती है, ठीक है। तो वो कौन से लॉस थे जिन पे बेस्ड ये थ्योरी है? तो वो लॉ थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो इन लॉस के बेसिस पर डाल्टन ने अपनी थ्योरी प्रपोज की है, ठीक है। तो उस थ्योरी के क्या क्या पॉइंट्स हैं उसको अपन डिस्कस करते हैं, है ना। तो देखो, तो पहला पॉइंट है द अल्टीमेट स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज एटम। मींस किसी मैटर को हम अगर ब्रेक करें तो ब्रेक करने पर वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट होता जाता है। फिर उन छोटे पार्टिकल्स को और फर्दर ब्रेक करें तो और छोटे पार्टिकल्स मिलेंगे, है ना। तो इस तरीके से हम किसी भी मैटर को ब्रेक करते करते सबसे छोटे पार्टिकल को ऑब्टेन करेंगे, तो वो सबसे छोटा पार्टिकल क्या कहलाएगा? एटम कहलाएगा। मींस ऐसा पार्टिकल जो कि फर्दर ब्रेक नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो वो पार्टिकल क्या कहलाता है? एटम कहलाता है। तो एटम मींस अनकट, मींस जिसको फिर कट नहीं किया जा सकता, जिसको फर्दर ब्रेक नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो उसी पे इसी पॉइंट पे बेस्ड अगला पॉइंट है दैट इज एटम इज इंडिविजिबल। मींस हम एटम को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये किसने कहा था? डाल्टन ने कहा था, ठीक है। चलिए फिर अगला पॉइंट देखो, एटम कैन नॉर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। मींस किसी एटम को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। तो
तो ये तो हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया है, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। ठीक है, कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उस केमिकल रिएक्शन में ना तो कोई नया एटम क्रिएट होता है, ठीक है, और ना ही कोई पुराना एटम गायब होता है। ठीक है, ये तो हमने पहले ही पढ़ रखा है। ओके, फिर देखो अगला पॉइंट, ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन साइज एंड मास। मीन्स किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट के जितने भी एटम्स पॉसिबल हैं वो सारे के सारे एटम्स क्या होंगे, एक जैसे होंगे। मीन्स उसका शेप भी एक जैसा होगा, उनकी साइज भी एक जैसी होगी, ठीक है, और उनका मास भी सेम होगा। मीन्स सब एक दूसरे की फोटोकॉपी होंगी। आई बात समझ में? तो ये है पॉइंट, है ना। मीन्स एटम्स ऑफ ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, मीन्स किसी एलिमेंट के सारे एटम्स सेम है, मीन्स आइडेंटिकल है, साइज में भी और मास में भी। ओके, फिर देखो अगला पॉइंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफर इन देयर साइज एंड मास। मीन्स अलग अलग एलिमेंट के एटम्स भी अलग अलग होते हैं। मीन्स कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट है ए, उसके एटम और दूसरा एलिमेंट बी, उसके एटम टोटल क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। मीन्स उसके मास भी अलग अलग होंगे और उनकी साइज भी अलग अलग होगी। तो ये पॉइंट था उसका, है ना। फिर देखो अगला पॉइंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंस इन अ फिक्स रेशियो बाय मास टू फॉर्म मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। तो ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना, कि एलिमेंट्स के, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम आपस में एक फिक्स मास रेशियो में कंबाइन होकर कंपाउंड फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स किसके थे, डाल्टन के थे, और वो क्या कहलाती है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कहलाती है, और इसका प्रपोज की गई 1808 में। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए अब देखते हैं हम ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। मींस डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी में क्या क्या कमियां थी। ठीक है, तो देखो पहला पॉइंट है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। मींस डाल्टन ने एटम के स्ट्रक्चर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी थी। ठीक है, फिर देखो अगला पॉइंट जो कि ड्रॉबैक है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, इस पॉइंट का मीनिंग क्या है उसको देखते हैं। तो देखो डाल्टन ने क्या कहा था कि किसी भी मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल क्या होगा, एटम होगा। मींस एटम से छोटा कोई पार्टिकल हो ही नहीं सकता। ठीक है, लेकिन आगे चल के जैसे जैसे टाइम बढ़ा वैसे वैसे नए नए इन्वेंशंस हुए। ठीक है, और उस वक्त इलेक्ट्रिसिटी की बातें जो चली रही थी, है ना, तो इलेक्ट्रिकल चार्जेस के बेसिस पर साइंटिस्टों ने ये बताया कि एटम से भी छोटे पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं जो एटम में ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जिन्हें क्या कहा जाता है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पर डाल्टन क्या हो गया, फेल हो गया। क्यों? क्योंकि डाल्टन ने कह दिया था कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल है, उससे छोटे पार्टिकल्स नहीं हो सकते। लेकिन टाइम के साथ ये पता लगा लिया गया कि एटम से भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि एटम में ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये था अगला ड्रॉबैक, है ना। चलिए अब देखो नेक्स्ट ड्रॉबैक, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। ओके, तो देखो आइसोटोप्स और आइसोबार्स क्या होते हैं, ये सब आप लोगों ने लोअर क्लास में पढ़ रखा होगा, है ना। तो डाल्टन ने आइसोटोप्स के एग्जिस्टेंस और आइसोबार्स के एग्जिस्टेंस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी थी। ठीक है, लेकिन आइसोटोप्स क्या होते हैं, तो आइसोटोप्स एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम्स होते हैं जिनका मास अलग अलग होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, डाल्टन फेल हो गया। ठीक है, फिर देखो आइसोबार्स क्या होते हैं, तो आइसोबार्स ऐसे एटम्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट के जिनके मास सेम होते हैं। ठीक है, दैट इज एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम मास आर नोन एज आइसोबार्स। ठीक है, लेकिन डाल्टन ने क्या कहा था कि अलग अलग एलिमेंट के एटम्स भी अलग अलग होंगे, मींस उनका मास भी क्या होगा, अलग होगा। ठीक है, लेकिन आइसोबार्स क्या होते हैं, अलग अलग एलिमेंट के ऐसे एटम्स जिनका मास सेम होता है। तो यहां पर भी डाल्टन फेल हो गया। ठीक है, फिर देखो अगला पॉइंट, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। मींस डाल्टन ने ये नहीं बताया कि डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स कंबाइन किस वजह से होते हैं। मींस उन्होंने वजह के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। ठीक है, तो ये क्या है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के कुछ ड्रॉबैक्स है, कुछ कमियां हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए अब डिस्कस करते हैं हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो देखो सब एटॉमिक पार्टिकल्स वो पार्टिकल्स हैं जिन पार्टिकल्स से मिलकर एक एटम बना हुआ है। ठीक है, मींस टाइम के साथ अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स इन्वेंट किए। ठीक है, तो उन सारे पार्टिकल्स को एक साथ क्या बोला गया है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोला गया है। ठीक है, तो आज के जमाने में तो खूब सारे टाइप के सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। ठीक है, जिसको मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ा जाता है। ठीक है, लेकिन हमें केमिस्ट्री में बेसिकली 3 टाइप के सब एटॉमिक पार्टिकल्स को पढ़ना होता है। ठीक है, तो कौन से पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो कि मोस्ट फंडामेंटल पार्टिकल्स कहलाते हैं। ठीक है, दैट इज द मोस्ट फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम्स आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, तो उनके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो वैसे तो आप लोगों को पहले से ही इनके बारे में पता होगा, क्योंकि आप लोगों ने क्लास 9 में इनके बारे में पढ़ा होगा, है ना। बट फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ओवरव्यू समराइज कर लेते हैं। सबसे पहला इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था, डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। तो अगर क्वेश्चन है हु डिस्कवर इलेक्ट्रॉन, तो आंसर क्या होगा, जे थॉमसन। ठीक है, फिर देखो कौन से एक्सपेरिमेंट से, एक्सपेरिमेंट क्या था, तो एक्सपेरिमेंट था कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ओके, अब ये एक्सपेरिमेंट क्या है, तो ये चीज आप लोगों को अभी तो समझ में नहीं आएगी, क्योंकि अभी आप लोगों ने पूरा फिजिक्स नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो जब तक आप लोगों को पूरी फिजिक्स की नॉलेज ना हो तब तक ये एक्सपेरिमेंट समझ में नहीं आएगा। तो होपफुली आप लोग क्लास 12 में इसको पढ़ लोगे। ठीक है, चलिए फिर देखो इसी एक्सपेरिमेंट में एक पर्टिकुलर क्वांटिटी कैलकुलेट की गई थी, उसे क्या कहते हैं, स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज, और स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, चार्ज पर यूनिट मास। तो चार्ज पर यूनिट मास इज नोन एज स्पेसिफिक चार्ज। ठीक है, और चार्ज का सिंबल क्या होगा, Q, और मास का सिंबल क्या होगा, M, दैट इज Q by M इज सिंपली नोन एज स्पेसिफिक चार्ज। ठीक है, फिर उसके बाद देखो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, नेगेटिव। मीन्स इलेक्ट्रॉन्स, या फिर ऐसा बोल सकते हो नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कैसा नेचर कैसा होता है इलेक्ट्रॉन का, नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। ये भी इसी एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया गया था, है ना, नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। ओके, फिर देखो इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज कितना फाइंड आउट किया गया था, उसको देखो, उसकी वैल्यू होती है 1.76 इंटू 10 टू पावर ऑफ 11 कूलम पर केजी। कूलम पर केजी क्या है, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक चार्ज, दैट इज चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम एंड यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। सो 1.76 इंटू 10 टू पावर ऑफ 11 इज द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर देखो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, -1.6 इंटू 10 टू पावर ऑफ -19 कूलम। ये आप लोगों को पहले से पता होगा, है ना। तो ये किसने डिस्कवर किया, डिस्कवर्ड बाय मिलिकन। और उस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो इस एक्सपेरिमेंट को भी आप लोग तभी समझ पाओगे जब आप लोगों को फिजिक्स की नॉलेज हो। ठीक है, मीन्स आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में, मैग्नेटिज्म के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब पता होगा, तभी जाके ये सब समझ पाओगे आप लोग, है ना। तो अभी फिलहाल आप लोगों को समझ में नहीं आएगा।
अभी तो आपको सिर्फ एज अ जनरल नॉलेज सभी चीजों को याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो अब देखो, जब हमें इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज पता है और इलेक्ट्रॉन की चार्ज की वैल्यू पता है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का मास निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वो कितना आएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो आता है 9.1 इंटू 10 टू पावर ऑफ -31 किलोग्राम। तो देखो कितना ज्यादा मास है, ठीक है। मास ज्यादा नहीं है, बहुत कम है, 10 टू पावर -31 लिखा हुआ है, ठीक है। मीन्स वेरी 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 लेस, ठीक है। बहुत ही हल्का होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए अब डिस्कस करते हैं प्रोटॉन के बारे में। तो सबसे पहली चीज, प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया, तो प्रोटॉन को डिस्कवर किया था ई गोल्डस्टीन ने एज अ H+ आयन, ठीक है। लेकिन प्रोटॉन के नाम से दूसरे एलिमेंट्स में किसने आइडेंटिफाई किया, रदरफोर्ड ने आइडेंटिफाई किया। मींस प्रोटॉन का नाम दोनों साइंटिस्ट से जुड़ा हुआ है, लेकिन प्रोटॉन इनिशियली किसने डिस्कवर किया था, गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया था, ठीक है। तो प्रोटॉन में ज्यादातर साइंटिस्ट का नाम अगर जुड़ा हुआ है तो किससे जुड़ा हुआ है, गोल्डस्टीन का जुड़ा हुआ है, लेकिन हमें रदरफोर्ड को भी क्रेडिट देना होगा, है ना। चलिए फिर देखो, प्रोटॉन का स्पेसिफिक चार्ज कितना फाइंड आउट हुआ, तो उसकी वैल्यू है 9.6 इंटू 10 टू पावर ऑफ 7 कूलम पर केजी। ओके, फिर देखो प्रोटॉन का जो नेचर था वो जस्ट अपोजिट था इलेक्ट्रॉन का। मेन इलेक्ट्रॉन का अगर नेचर नेगेटिवली चार्ज है तो प्रोटॉन का नेचर क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। तो प्रोटॉन का नेचर कैसा, पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। मींस प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। चलिए फिर देखो, प्रोटॉन का चार्ज कितना होगा, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, बस किसका डिफरेंस होगा, नेचर का डिफरेंस होगा, है ना। तो चार्ज की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम, दैट इज सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन बट डिफरेंस इन देयर नेचर। मींस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नेचर क्या है, अपोजिट है, ठीक है। चलिए फिर देखो प्रोटॉन का मास, तो प्रोटॉन का मास कितना फाइंड आउट किया गया, 1.673 इंटू 10 टू पावर -27 किलोग्राम, ठीक है। तो इन सारे डाटा को आप लोगों को याद रखना होगा, है ना। चलिए, क्योंकि आगे आने वाले कुछ टॉपिक्स में सब काम आएंगे, ठीक है। चलिए अब डिस्कस करते हैं हम अगला सब एटॉमिक पार्टिकल, दैट इज न्यूट्रॉन। ओके, तो देखो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, जेम्स चैडविक ने की थी, ओके। और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी सबसे लेट हुई थी, मींस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी के बहुत सालों बाद, ठीक है। और ऐसा क्यों, मींस न्यूट्रॉन की लेट डिस्कवरी क्यों हुई, क्योंकि उसका नेचर कैसा था, न्यूट्रल था, मींस उसमें कोई चार्ज नहीं था। मींस न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल पार्टिकल्स, दैट इज चार्जलेस पार्टिकल, दैट इज जीरो चार्ज, ठीक है। तो चार्ज ना होने की वजह से इनको डिटेक्ट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, इस वजह से इनकी डिस्कवरी लेट हुई, ओके। फिर देखो, अगर इनका चार्ज जीरो है तो स्पेसिफिक चार्ज क्या होगा, स्पेसिफिक चार्ज क्या होगा, जीरो होगा, ऑब्वियस ही बात है ना। फिर देखो न्यूट्रॉन्स को कौन से एक्सपेरिमेंट के थ्रू डिस्कवर किया गया था, ओके। तो देखो यहां पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था कि जब बेरिलियम पे अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड कराए गए, अल्फा पार्टिकल, तो क्या बना, कार्बन और न्यूट्रॉन बने। मींस बेरिलियम कन्वर्ट हो गया, बेरिलियम एक एलिमेंट है ना। तो बेरिलियम पे अल्फा पार्टिकल डालने पर बेरिलियम कन्वर्ट हो गया कार्बन पे, और क्या एमिट हुए, न्यूट्रॉन्स, दैट इज न्यूट्रल पार्टिकल एमिट हुए, ओके। फिर देखो अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, तो अल्फा पार्टिकल्स हैं रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स, रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स, ठीक है। और इसको आप लोग पढ़ते हो न्यूक्लियर केमिस्ट्री या फिर न्यूक्लियर फिजिक्स, है ना। चलिए अब देखो अल्फा पार्टिकल्स को और हम क्या कह सकते हैं, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम,
न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। तो आज के जमाने में तो हमें न्यूक्लियस वगैरह सबके बारे में पता है, ठीक है। और न्यूक्लियस ऑफ हीलियम मींस He42। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है और मास नंबर 4 होता है। ये सब आप लोगों को पहले से पता है, ठीक है। मुझे तो बस आप लोगों को ये बताना है कि अल्फा पार्टिकल का सिंबल क्या होता है, ठीक है। चलिए, इसका मतलब ये इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं हम? तो देखो, बेरिलियम एटॉमिक नंबर कितना 4 और मास नंबर 9, ठीक है, प्लस अल्फा पार्टिकल दैट इज हीलियम, मास नंबर 4, एटॉमिक नंबर 2, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन एटॉमिक नंबर 6 और मास नंबर 12 प्लस न्यूट्रॉन। अब देखो, न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं? चार्जलेस पार्टिकल्स होते हैं, मींस उसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। और मास नंबर कितना? 1, ठीक है। तो इस चीज को बैलेंस, इस चीज को देख सकते हो आराम से कि सब बैलेंस्ड है ना। दैट इज 9 प्लस 4, इट इज मास नंबर ऐड हुए तो कितना बना? 9 प्लस 4 13, और यहाँ पर भी 12 प्लस 1 13, ओके। और यहाँ पर एटॉमिक नंबर 4 प्लस 2 दैट इज 6, और यहाँ पर 6 प्लस 0 6 हो, ठीक है। चलिए, तो ये हो सकता है अभी आप लोगों को समझ में ना आ रहा हो, क्योंकि उसके लिए आप लोगों को पूरी नॉलेज चाहिए, ठीक है। तो घबराना नहीं है, आगे चल के समझ में आ जाएगा, ठीक है। बस आप लोगों को पता होना चाहिए कि न्यूट्रॉन कौन से एक्सपेरिमेंट के थ्रू डिस्कवर किए गए थे, ओके। चलिए, फिर देखो अल्फा पार्टिकल के बारे में और देख लेते हैं अपन। तो अल्फा पार्टिकल्स भी बोल सकते हैं एक तरीके से, सब एटॉमिक पार्टिकल्स ही हैं जिनका, अच्छा एक और चीज, न्यूट्रॉन का मास कितना होता है? तो थोड़ा सा ज्यादा होता है प्रोटॉन के कंपैरिजन में, 1.675 इंटू 10 टू पावर ऑफ -27 किलोग्राम। ये होता है न्यूट्रॉन का मास, जो कि थोड़ा सा ज्यादा होता है किससे? प्रोटॉन के कंपैरिजन में, ठीक है। मींस प्रोटॉन का मास होता है 1.673 इंटू 10 टू पावर -27 किलोग्राम, और न्यूट्रॉन का क्या है? 1.675, थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है। चलिए, फिर अब देखो, मैं बताना चाहता हूं को अल्फा पार्टिकल के बारे में। तो अल्फा पार्टिकल तो सिंबल हो जाएगा अल्फा पी, ओके। और मास क्या होगा अल्फा पार्टिकल का? 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन, ओके। और चार्ज क्या होगा? दे आर पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। और चार्ज की वैल्यू कितनी? तो 2 टाइम्स ऑफ द चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो ये फीचर्स है किसके? अल्फा पार्टिकल्स के। और ये कैसे पार्टिकल्स होते हैं? रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो इन सब के बारे में आप लोग न्यूक्लियर केमिस्ट्री या फिर न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ोगे। तो वैसे तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री अभी हटा दिया गया है सिलेबस से, सीबीएसई की सिलेबस से, बट फिर भी अगर हमें टाइम मिलेगा तो उसको पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी आप लोग न्यूक्लियर फिजिक्स क्लास 12th में तो पढ़ोगे ही, है ना। तो उसके लिए बिल्कुल भी ना घबराओ, है ना। तो देखो, आज हमने जो पढ़ा उसके बेसिस पर आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि ये जो चैप्टर है कितना कॉम्प्लेक्स है, मींस कितना क्रिटिकल है, ठीक है। और वैसे भी मैंने अभी आप लोगों को बहुत ज्यादा डीप नॉलेज नहीं दी है, मींस मैंने बहुत ज्यादा डीप में नहीं बताया है, ठीक है। मींस मैंने ऊपर चीज बताई है, मींस ऐसी चीजें जो कि आप लोगों को इस चैप्टर में काम आएंगी, या फिर जिनसे आप लोगों को इस चैप्टर के क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। और क्योंकि मैं आप लोगों को अगर डीप में जाके सारी चीजें बताता तो आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि अभी तक आप लोगों ने पूरी फिजिक्स पढ़ी नहीं है, मींस ना तो 11th पूरी पढ़ी है और ना ही 12th पूरी पढ़ी है। तो होगा क्या, हो सकता है आप लोगों को कहीं भी समझ में ना आए तो फालतू आप लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन हो जाएगा, है ना। तो हमें कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करना है। और मैंने पहले भी कहा था आप लोगों को कि ये चैप्टर हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि हमें इस चैप्टर के क्वेश्चंस आसानी से बन जाए, ठीक है। चलिए, तो इतना हमने डिस्कस किया, है ना। तो आप लोगों को क्या फाइंड आउट करना है?
अल्फा पार्टिकल का स्पेसिफिक चार्ज फाइंड आउट करना, ये आप लोगों का होमवर्क है, आज का होमवर्क। छोटा सा होमवर्क है, स्पेसिफिक चार्ज क्या होगा ये बताना है आप लोगों को।